हेलो एवरीवन, दिस इज़ दामिनी एंड वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। सो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आप क्लास 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो मुझे लगता है वो है फ़िज़िकल एजुकेशन, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है, पढ़ने के बाद मज़ा ही सा आ जाता है। तो बस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की सीरीज़, जिसमें हम जो आप अभी यानी कि 2023-24 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन का न्यू सिलेबस कवर कराने वाले हैं, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर्स जो हैं वो शामिल होंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस है और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, ठीक है। तो सभी टॉपिक्स समझेंगे बहुत अच्छे से, कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं करवाने वाली हूँ और काफ़ी मज़ेदार तरीके से। तो ये जो सीरीज़ है वो विशेषकर आप सभी के लिए है, क्योंकि आप देखते हैं कि सीबीएसई जो है वो हर साल अपने सिलेबस में चेंजेस करती रहती है। तो बस इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराना, और आप लोगों का काम है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ठीक है, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे पुराने सिलेबस की वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम वीडियो देखेंगे तो आप सभी जानते हैं बहुत सारे टॉपिक इस बार डिलीटेड हैं, ठीक है, और उसकी जगह नए टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आप सभी का इस बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका खेल आयोजनों का प्रबंधन, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो चैप्टर नंबर 1 को आज हम लोग समझेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से, और केवल 1 से 2 पार्ट में। तो आज का जो ये पार्ट रहेगा जिसमें आज हम टॉपिक समझेंगे वो है खेल प्रबंधन के कार्य, ठीक है। खेल प्रबंधन के कार्य को समझेंगे, यानी कि फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। उसके बाद जानेंगे योजना, जिसके जैसे आप जानते हैं कि इसके महत्वपूर्ण जो अंग है वो है योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। इन पे बात करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विभिन्न समितियां और उनकी उप समितियां, ठीक है, या उनकी जिम्मेदारियां और उनकी उप समितियां। ये आपका टॉपिक रहेगा आज का, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पूरा चैप्टर है वो खेल के ऊपर है और टूर्नामेंट के बारे में आप जानेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रबंधन का अर्थ आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपका चैप्टर का शुरू का ही नेम है खेल प्रबंधन, ठीक है, तो जरूरी है जानना। देखिए, प्रबंधन यानी कि जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, तो आपका चैप्टर का नेम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन जो है वो विभिन्न समूह, ठीक है, विभिन्न समूह या जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ मिलकर कार्य को कुशलता पूर्वक करने और करने की क्या है, एक कला है। यानी कि जो प्रबंधन है, आपने देखा होगा ना मैनेजमेंट, आप आज के समय में तो बहुत सारे होटल मैनेजमेंट, कितने प्रकार के मैनेजमेंट चल चुके हैं। तो मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि विभिन्न समूह और जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके साथ मिलकर किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने की और करवाने की कला को हम प्रबंधन कहते हैं। ये जो कला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं ना, कुछ लोग अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत कुशलता पूर्वक करवा लेते हैं और बहुत ही कुशलता पूर्वक वो खुद भी कर लेते हैं दूसरों के साथ मिलकर। तो कुछ लोग क्या होता है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं इजीली करवा पाते हैं किसी से काम, ना दूसरों के साथ वो एडजस्ट हो पाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो भी एक कला है। और ये कला एक ऐसी है जो दूसरों के साथ हमें काम करना सिखाती है, जो दूसरों से काम करवाना हमें सिखाती है। तो ये जो मैनेजमेंट है वो विभिन्न समुदाय या व्यक्तियों के साथ हमें मिलकर काम करने की, इसके अलावा किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो उसको सफलतापूर्वक, ठीक है, करने की और करवाने की एक कला है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐसी कला भी तुम लोग इसमें समझोगे फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब कोई टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब जब मैनेजमेंट होता है तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के अंतर्गत आपने पढ़ लिया किसी कार्य को सफलतापूर्वक करवाने की कला, ठीक है, वो मैनेजमेंट आता है। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत आप देखोगे कि टूर्नामेंट बहुत सारे स्पोर्ट में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए इस दृष्टि से आपका जो ये चैप्टर है वो रखा गया है, ठीक है। तो प्रबंधन का अर्थ आई टेस्ट होप कि तुम लोग समझ चुके हैं कि विभिन्न जो समूह हैं और व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने की जो कला होती है उसको हम प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका खेल प्रबंधन के कार्य, यानी कि खेल प्रबंधन के कार्य, फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो मैनेजमेंट, तो सबसे पहला है आपका योजना। योजना की अगर हम बात करें, आगे हम समझेंगे इसको भी बहुत अच्छे से। प्लानिंग, आयोजन, कर्मचारी यानी कि जिसको हम स्टाफिंग बोलते हैं,
फिर है डायरेक्टिंग और नियंत्रण। तो ये 5 के 5 जो महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं जो प्रबंधन में बहुत ही ज़्यादा जिनका महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है? जिसमें आपका पहला जो है वो है योजना। योजना यानी कि प्लानिंग। अब आप सभी जानते हैं काम करते हैं, कोई समूह, कोई व्यक्ति के साथ जब आप कोई काम करते हैं और उस काम को जब आप सफलतापूर्वक करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है योजना बनाना। और जो योजना है वो क्या है, एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। पूर्व यानी कि पहले निर्धारित एक प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है या अपनाई जाती है। तो सिंपल है प्लानिंग। आप लोग सभी जानते हैं कि आप सुबह स्कूल अगर जाते हैं या आपको कहीं शाम को जाना है, कहीं ट्रैवल करने जाना है, कल आपका टेस्ट है, तो आप लोग प्लानिंग करते हैं उसके लिए पहले से, ठीक है? यानी कि वो पूर्व निर्धारित आपकी क्या है, एक प्रक्रिया है। आप अपने कार्यों को पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं कि आपको अगर शाम को ट्रैवल करने जाना है, कहीं परसों जाना है, तो आप लोग पहले से डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये काम करने हैं। जब आप उन चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे, अगर आपका कल टेस्ट है, अगर आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरीके से मुझे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये मेरी प्लानिंग है, तो इससे क्या होगा, आप अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है? आपको पता होगा, आप पहले से प्लानिंग कर चुके हैं कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने-कितने मार्क्स के नहीं करने हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन ईज़ी है उनको पहले करना है, तो आप ऑलरेडी एक प्लानिंग कर चुके हैं। तो जब आप ये प्लानिंग कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ये कौन कहता है? ये प्लानिंग का एक रूल है, ये प्रिंसिपल है प्लानिंग का, कि अगर प्लानिंग जो है वो एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जिसके कारण या किसी विशिष्ट का लक्ष्य को, ठीक है, प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। इसी प्रकार की प्लानिंग जो है वो टूर्नामेंट में, स्पोर्ट में भी देखने को मिलती है। आप लोग देखते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट हो गया हो, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो वॉलीबॉल है या फुटबॉल ही क्यों ना हो, तो कोई भी टूर्नामेंट जब आयोजित किया जाता है तो हर एक टीम ना अपनी पहले से प्लानिंग कर लेती है, अपनी पूर्व योजना निर्धारित कर लेती है कि ऐसे-ऐसे जो है हम योजना, मतलब उन्होंने जो योजना बनाई है कि इतने कर्मचारी जो हैं, इतने जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ रहेंगे, कौन फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा और किस-किस नंबर पे। अगर आप लोग भारतीय क्रिकेट टीम देखेंगे तो जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, आप लोग देखेंगे कि ऐसे ही नहीं हो जाता, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा वो सिस्टमैटिक तरीके से खेलते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से यानी कि उनकी प्लानिंग होती है, जो भी पहले बैटिंग कर रहा है, जो भी पहले बॉलिंग कर रहा है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। तो ये क्या होता है, ये उनके पीछे प्लानिंग होती है। प्लानिंग के कारण ही क्या होता है, अपनी प्लानिंग में जो भी वो आइडियाज़, जो भी वो करते हैं उसको जिस दिन टूर्नामेंट होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से खेल पाते हैं और अपने जो उनका लक्ष्य है, लक्ष्य यानी कि ट्रॉफी प्राप्त करना, खेल को जीतना, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। तो योजना जो है वो एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, आपको ये बात याद रखनी है, जो किसी भी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है? अब योजना का एक बार हम हर्रे के अनुसार देख लेते हैं। एक बड़े विद्वान रहे हैं हर्रे। हर्रे जो है वो एक बहुत बड़े विद्वान है, ठीक है? उन्होंने कहा है कि जो योजना है वो व्यक्तित्व और खेल प्रदर्शन के निरंतर विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो योजना है वो व्यक्तित्व, कोई व्यक्ति उसकी पर्सनैलिटी को और उसका जो खेल प्रदर्शन है उसके निरंतर विकास को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा उच्च प्रदर्शन को प्राप्त करने में जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, खिलाड़ी को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। यानी कि उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए जो योजना है वो खिलाड़ी को योग्य बनाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले से योजना बना लिया, आपको सभी तथ्य पहले से पता है कि इस गेम में ऐसे होना है, कौन पहले फील्डिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, तो इससे क्या होगा, आपके खेल प्रदर्शन में सुधार होगा, आपके खेल प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी और तो और आपके प्रदर्शन प्राप्त करने में जो खिलाड़ी हैं उनको योग्य, ठीक है, खिलाड़ियों को योग्य बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ये बताते हैं हर्रे। अब बात करते हैं योजना का उद्देश्य। योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि योजना का प्रथम उद्देश्य क्या है, कि खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, ठीक है? तो सबसे पहला है कि इसके खेल प्रदर्शन को बढ़ाना, इसके अलावा है दिशा निर्देश प्रदान करना, ठीक है? आप जानते ही हैं कि जब योजना है, आपको पता होगा कि जब योजना निर्धारित की जाती है तो आप उसमें जानते हैं कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं। तो जब बहुत सारे लोगों को पहले से अपने कार्यों के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता चल जाता है, उनको दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें सुधार होता है। गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना, जब आपने प्लानिंग कर ली है तो प्लानिंग के कारण क्या होगा, आपकी जितनी भी गतिविधियाँ होंगी, आपके टीम में जितने भी लोग होंगे, उनकी जो भी गतिविधियाँ होंगी उस पर आपका पूर्ण, यानी कि जो भी लीडर है
उस पर पूर्ण नियंत्रण होगा। इसके अलावा तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है, तालमेल बैठाना, क्योंकि खेल कार्यक्रम की सफलता जो होती है वो काफ़ी हद तक उससे जुड़ी विभिन्न जो समितियां हैं और उनके अधिकारियों के बीच में सही तालमेल पर भी निर्भर करती है। तो जब हम पूर्व योजना बनाने से क्या होता है, सभी जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है, और जब जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है तो जो कर्मचारी हैं और जो सभी विभाग हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने का पर्याप्त उनको समय मिल जाता है। ठीक है, तो इसका थर्ड फोर्थ उद्देश्य है तालमेल बैठाना। इसके अलावा मानसिक दबाव को कम करना। तो आप सभी जानते हैं कि जो खेल कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित पूर्व योजना बनाने से जो टूर्नामेंट का संचालन अधिक दक्षता और आसानी से बिना किसी अतिरिक्त मानसिक दबाव से किया जा सकता है। तो जब आप किसी कार्यक्रम की, किसी टूर्नामेंट की पूर्व योजना बना लेते हैं, तो पूर्व योजना से क्या होता है कि आपका एक टाइप के मानसिक जो तनाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कौन पहले बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, अगर क्रिकेट के संदर्भ में है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मेंटली स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है और आप बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। 6 पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि अधिकारियों और समितियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि, यानी कि प्रतियोगिता के पूर्व योजना बनाने से जो प्रतियोगिता के दौरान आयोजकों से होने वाली जो गलतियां हैं और अनदेखी की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो अधिकारी होते हैं और जो समिति होती है उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतियोगिता के दौरान कोई गलती नहीं हो रही है, कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है। इससे इससे जो अधिकारी हैं, जो समितियां हैं, उनकी क्या होगी, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये सभी जो उद्देश्य हैं, जो योजना को अगर हम करते हैं, योजना को कार्य रूप में प्रदान करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये होता है। ठीक है, अब अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है आयोजन। आयोजन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसको आपकी बुक में संगठन भी दिया हुआ है। तो ऑर्गेनाइज यानी कि पहले आपने क्या किया, योजना बनाई। ठीक है, आपको पता चल गया कि इतने प्लेयर्स हैं तो ये फील्डिंग करेंगे, जो भी बॉलिंग करेंगे, आपने योजना एक रेडी कर ली। अब योजना के बाद क्या आता है, सेकंड जो आपका स्टेप है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि आयोजन या संगठन। तो जो संगठन है या आयोजन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी जो कार्य हैं, ठीक है, यानी कि कार्यक्रम संबंधी जितने भी कार्य हैं उनको परिभाषित करना, यानी कि उनको बताना कि कौन कौन से कार्य हैं। जैसे अगर कोई टूर्नामेंट आयोजित करना है तो उसमें कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, उसमें जो लोग आ रहे हैं उनके बैठने की व्यवस्था करना, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करना, प्रचार करना, ठीक है, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको इक्विपमेंट प्रदान करना, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान करना, इसके अलावा उनको रहने की सुविधाएं वो करवाना। तो ये सभी कार्य हो गए हैं। तो इन सभी कार्यों को परिभाषित करना, इसके अलावा उनको वर्गीकृत करना कि अगर मेडिकल का काम है तो एक मेडिकल का टीम नियुक्त कर दी गई है, वो करेगा। रिफ्रेशमेंट का काम है तो रिफ्रेशमेंट की टीम नियुक्त कर दी गई है, मतलब एक उनको करना है ये। तो इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले कामों को परिभाषित करना है जो भी टूर्नामेंट में होने हैं, इसके अलावा उनको वर्गीकृत करना और उन्हें विभिन्न समितियों, ठीक है, विभिन्न समिति व्यक्तियों को, जो विभिन्न समितियां होती हैं वो उन व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती हैं। तो आपको बता दिया मैंने कि अलग अलग जो कार्य हैं उनके लिए समितियों को नियुक्त किया जाएगा, और वो जो समितियां हैं वो जो व्यक्ति हैं, विभिन्न व्यक्तियों को वो काम सौंप कर उनके अधिकार और जो भी उनके दायित्व है उसका उनका निर्धारण करेगा। जैसे अगर किसी को स्टाफिंग का काम मिला है, ठीक है, किसी को अगर रिफ्रेशमेंट का काम मिला है, किसी को अगर सिटिंग प्लान अरेंज करने हैं, तो उनको बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है। आपको 1000 लोग आएंगे, आपको इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। जिसको रिफ्रेशमेंट का काम होगा उसको बता दिया जाएगा कि 1000 लोग आने हैं, आपको 1000 लोगों के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, रिफ्रेशमेंट तैयार करनी है। तो उनको क्या, उनके जो भी अधिकार है और उनके दायित्व यानी कि उनकी जिम्मेदारियों को बता दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, मतलब चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई कि जिसका काम था उसको उसका काम जो है वो बता दिया गया। ठीक है, अब आपका सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो अब बारी आती है थर्ड स्टेप है आपका नियुक्तिकरण, जिसे आप स्टाफिंग भी कहते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले कामों को परिभाषित किया, उन कामों को वर्गीकृत कर दिया कि आपको पता है कि ये काम है, ऐसे ऐसे हैं। आपने एक लिस्ट बनाई, आपको पता है एक टूर्नामेंट, बड़ा सा टूर्नामेंट आयोजित करना है, आपने लिस्ट बना ली, आपने उन कामों को वर्गीकृत भी कर दिया। तो अब आपका जो तीसरा स्टेप है वो है नियुक्तिकरण। नाम से समझ में आ रहा है, स्टाफिंग यानी कि स्टाफ। तो स्टाफ का मतलब होता है, या फिर ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें के अंतर्गत क्या होता है कि किसी विशिष्ट पद के कार्य के लिए
विशिष्ट पद यानी कि अगर कोई रिफ्रेशमेंट की किसी की शॉप है, कोई बहुत अच्छे से अगर रिफ्रेशमेंट का काम देख सकता है, वो उसमें एकदम स्किल्ड है, तो उस पद के लिए, ठीक है, उस विशिष्ट पद कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन और प्रशिक्षण जो है वो किया जाता है। यानी कि जो नियुक्तिकरण का मतलब है कि किसी विशिष्ट पद कार्य के लिए, यानी कि कोई विशिष्ट या जो कोई भी विशिष्ट पद या जो कार्य हो गया है उसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, ठीक है, उसके लिए क्या करना, सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना ही नियुक्तिकरण या स्टाफिंग कहलाता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं ना, आप देखेंगे इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट आजकल आयोजित कर रहे हैं, हो रहे हैं, आजकल तो आईपीएल भी चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे जिसमें इतनी सारी ऑडियंस जो है वहाँ के देखती है, तो इन सारी चीज़ों को अगर कोई आयोजित किया है तो ये उन लोगों को ही दिया जाता है जो उस काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, जो एकदम विशिष्ट हैं, ठीक है। तो विशिष्ट पद के लिए या कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना ही और उसको प्रशिक्षण देना ही स्टाफिंग कहलाता है। क्लियर है। फिर आपका अगला आता है डायरेक्टिंग, यानी कि अब आपने क्या किया, आपने योजना बना ली, उसके बाद आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया। देन थर्ड पॉइंट आपका था नियुक्ति, आपने लोगों को भी नियुक्त कर लिया कि रिफ्रेशमेंट के लिए ये बंदा बेस्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपने इसको ऑर्डर दे दिया, इसके अलावा इक्विपमेंट के लिए आपने किसी और को बोल दिया जो उसमें बेस्ट था। तो ऐसे से करके क्या कर दिया आपने, हर एक बंदे को नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो अब आता है निर्देशन, यानी कि आपने नियुक्त तो कर दिया, अब आप कैसे उसको डायरेक्टिंग, कैसे निर्देशन करेंगे, कैसे आप उसको निर्देश देंगे। तो क्लियर है यहाँ तक। मानवीय संसाधनों को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि जो मानवीय संसाधन है उनको उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना, ठीक है, जरूरी दिशा निर्देश देना। अगर आपने किसी को नियुक्त किया है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसको दिशा निर्देश देंगे, आप बोलेंगे कि आपका काम ये है, आपको ऐसे करना है, आपको सीटिंग अरेंजमेंट वो करनी है, तो आपको 1000 लोगों की कम से कम 1000 या 1500 ऑडियंस आने वाली है, आपको इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करनी है कि सभी कंफर्टेबली बैठ जाए, कोई सीट्स कम ना पड़े। तो आप उनको आप बताएंगे कि इस तरीके से करना है। तो मानवीय संसाधनों की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी जो दिशा निर्देश हैं उनको देना, ठीक है। इसके अलावा उनका मार्गदर्शन करना, उनको बताना कि आपको ऐसे करना है तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट करनी है तो आप इस तरीके से कीजिए। आप उनको मार्गदर्शित करना कि यहाँ पे इतने बीच में ऑडियंस बैठेगी तो आपको यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, तो उसका मार्गदर्शन करना और उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को निर्देशन कहते हैं। तो क्लियर है कि मानवीय संसाधन जो है उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें निरंतर रूप से प्रेरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्देशन कहते हैं। सिंपल। अब आपका पांचवा जो है वो है नियंत्रण। आपने निर्देश भी दे दिया, आपने सभी को उनका काम बता दिया, आपने कहा कि आपका सिटिंग का काम है तो आप सिटिंग का काम संभालिए, आपका रिफ्रेशमेंट का काम है तो आप रिफ्रेशमेंट का देखिए, आपका इक्विपमेंट का काम है तो आप इक्विपमेंट का देखिए, आपने सभी को सभी का काम दे दिया। तो अब बारी आएगी कंट्रोलिंग की, क्योंकि आपने काम तो दे दिया, अब आपको कंट्रोल भी करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कर्मचारी होंगे, जितना बड़ा स्टाफ होगा, उतना ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप ही किया जाता है। नियंत्रण मतलब कार्य को, जो योजना बनाई गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो योजना बनाई गई थी, जो चीज़ें उसमें बताई गई थी कि इतने लोगों को नियुक्त करना है, इतने लोगों को निर्देशन देना है, इतने लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट होनी है, इतने लोगों का रिफ्रेशमेंट का काम देखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही काम होगा, इसे बोलते हैं निर्देशन। तो जो योजना बनाई गई है या जो पूर्व निर्धारित जो योजना है उसके अनुरूप ही कार्य करना नियंत्रण कहलाता है। तो 5 आपके स्टेप हो गए हैं। सबसे पहला प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ इज कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये 5 जो चीज़ें हैं वो योजना के कार्यों में, ये प्रबंधन के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विभिन्न समितियाँ और उनकी जिम्मेदारी। अब आप लोगों ने देखा कि कोई, आप देखते भी हैं कि बहुत सारे टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो टूर्नामेंट आयोजित करने के पीछे भी बहुत सारी समितियाँ होती हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं कि हर एक काम को लेकर, अगर उपकरण समिति है तो अब उसका काम क्या है, उपकरण से संबंधित चीज़ों को प्रोवाइड कराना। अगर आवासीय समिति है, खान पान संबंधी समिति है, अगर आवागमन की समिति है, तो इनका क्या, परिवहन समिति, ये सभी समितियां जो हैं वो एक
गेम को, एक टूर्नामेंट को एक बहुत अच्छी तरीके से वो ऑर्गेनाइज हो जाए, इसके लिए वो काम करती हैं, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें क्या हो जाए, कुशलतापूर्वक आयोजित की जाए। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम समितियों की बात करें तो समितियों में सबसे पहले आती है प्रतियोगिता से पहले कुछ समितियां। तो प्रतियोगिता से पहले आपकी समिति आयोजन समिति, प्रचार समिति, आवास समिति, खान पान समिति, सजावट समिति, यातायात समिति, उपकरण समिति और प्राथमिक चिकित्सा समिति, ठीक है। तो आयोजन समिति का काम क्या होगा, आयोजन करना, जिस स्थान पे टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है उसका आयोजन करना। प्रचार का मतलब पब्लिसिटी, ठीक है, जो भी टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है उसका प्रचार करना, ताकि लोगों तक उसके बारे में पता रहे। आज के टाइम पे भी तुम लोग देखते हो कि कोई ना कोई, जैसे आजकल क्रिकेट आईपीएल बहुत चल रहा है, तो आईपीएल में तुम लोगों ने देखा होगा ना, हर, अगर आप लोग ऐड देख रहे हो तो हर दूसरे तीसरे ऐड में क्या होता है, आईपीएल का ऐड आता है। तो उससे क्या होता है, वो उसका प्रचार ही कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई समिति, कोई ना कोई लोग काम कर रहा है जो उसका काम कर रहा है। तो आजकल तो ये चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं। प्राचीन प्राचीन समय में अगर हम देखें तो उस समय तो ऐसा नहीं था कि चीज़ें जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हों, तो लोगों को खुद ही प्रचार करना होता था। जैसे आप लोग दंगल देखिए, ठीक है, तो क्या है, प्रचार समिति। इसके अलावा आवास और खान पान समिति। अब भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, वहाँ का पार्टिसिपेंट्स हैं, इसके अलावा ऑडियंस हैं, तो उनके लिए रिफ्रेशमेंट का आयोजन तो करना ही है। तो इसके लिए क्या, कौन सी समिति, खान पान समिति और आवास समिति। रहने के लिए सजावट और समारोह समिति। आप लोग देखते हैं बिना कोई टूर्नामेंट, बिना सजावट और समारोह के हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो सही, सजावट और समारोह समिति। फिर आता है आपका यातायात समिति। यातायात समिति यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको लेके आना, उनको वहाँ छोड़ना, तो ये काम किसका है, यातायात समिति का। उपकरण समिति, हर गेम में कोई ना कोई उपकरण चाहिए होता है, तो उपकरण की जिम्मेदारी किसकी है, उपकरण समिति की, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा की समिति। अगर कोई प्लेयर आया है जिसको कोई इंजरी हुई है, कोई हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका काम कौन देखेगा, प्राथमिक चिकित्सा समिति। तो ये सभी की सभी जो समितियां हैं वो प्रतियोगिता से पहले होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं आयोजन समिति की। एक बार सब, आयोजन समिति जो है वो खेल प्रतियोगिता के आयोजन और संचालन से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए जिम्मेदार होती है। ये जो समिति है वो एक माह पूर्व ही विभिन्न समितियों का गठन करने लग जाती है। क्लियर है। फिर आती है आपकी प्रचार समिति यानी कि पब्लिसिटी कमेटी। तो ये जो समिति है वो किसी भी प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले इस समिति का कार्य होता है कि प्रतियोगिता की तिथि, प्रतियोगिता के स्थान के बारे में सूचना प्रसारित करना, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति। प्राथमिक चिकित्सा समिति का मतलब होता है प्रतियोगिता के समय चोट लगने पर जिस सामान की आवश्यकता होती है उसको व्यवस्था कराना, ठीक है। परिवहन समिति, खिलाड़ी को लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। इसके अलावा भोजन का मतलब, भोजन और आवास समिति मतलब जो खिलाड़ी हैं उनको आवास प्रदान करना और भोजन की सुविधा प्रदान करना। ये सभी जो समितियां हैं इनके कार्य हैं, ठीक है। अब आपका है सजावट और समारोह समिति। इस समिति का कार्य है जिस स्थान पर भी प्रतियोगिता होनी है उसकी सजावट करना। और लास्ट समिति है क्रय समिति। क्रय समिति जो है वो प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रतियोगिता में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को खरीदती है और उन वस्तुओं को, जो वस्तुएं हैं, जो उपकरण है, उनको किसको प्रोवाइड कराती है, खिलाड़ियों को। तो ये समितियां जो हैं वो प्रतियोगिता से पहले की समितियां हैं। अब बात करते हैं प्रतियोगिता के बाद कौन कौन सी समितियां हैं। तो इसमें प्रचार समिति कि कब रिजल्ट होना है, वित्तीय समिति, फाइनेंशियल कमेटी, परिवहन समिति जो खिलाड़ी आए हैं उनको वापस भिजवाना। उसके अलावा क्रय समिति जो भी उपकरण खरीदे हैं, ठीक है, उनको वो करना, वापस करना, या फिर खिलाड़ियों से जो भी उनको क्रय है, कुछ चीज़ें खरीद के देनी है तो ये करना। इसके अलावा भोजन और आवास समिति, ठीक है। पुरस्कार वितरण समिति। तो प्रतियोगिता हो गई है लेकिन उसके बाद भी 1 से 2 दिन जो खिलाड़ी हैं वो अगर रुकते हैं तो भोजन और आवास समिति का कार्य है कि उनको भोजन प्रोवाइड कराना, उनको आवास संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराना। पुरस्कार वितरण संबंधी, तो आप देखते हैं ना, सॉरी, समिति, तो पुरस्कार वितरण संबंधी समिति भी है जो क्या करती है, पुरस्कार वितरण करवाती है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा समिति। ये सभी की सभी जो समितियां हैं वो प्रतियोगिता के बाद की हैं, यानी कि इन सभी का काम क्या है, प्रचार समिति का काम है कि प्रतियोगिता के बाद का प्रचार करना। वित्तीय समिति का काम है कि प्रतियोगिता के बाद जितने भी खर्चे हैं उन सभी का लेखा जोखा तैयार करना। परिवहन का मतलब है जो भी खिलाड़ी आए हैं उनको परिवहन व्यवस्था के माध्यम से उनको उनके स्थान तक सुरक्षित पहुंचाना। तो ये समिति जो है वो ये कार्य करती हैं।
फिर आता है आपका टूर्नामेंट, जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई जस्ट होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। नहीं भी आया कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, आप लोग बेफिक्र होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सेशन, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आपसे इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ, इसीलिए आप लोग पूछ सकते हैं। पर आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करना है कि आप लोग वीडियो देखकर तो जा रहे हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि आप लोग कम से कम मुझे 50K या 100K तक लाइक्स तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को तक लेके जाइए। इसको जितना ज़्यादा हो, आप लोग जितना शेयर करेंगे मुझे उतनी हेल्प मिलेगी, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट करेंगे, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और इसी के साथ मैं आपको हिंदी मीडियम में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगी, ताकि आप लोगों के फिज़िकल एजुकेशन में भी 90+ मार्क्स आ सकें। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग मेरे इस वीडियो पे 550 टू 100K जो व्यूज़ हैं, जो वो भी हैं, आप लोग उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिसको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, साथ ही साथ मुझे बताओ कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, जुड़े रहिए रोशन शाह स्टडी पॉइंट से।